आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम इसका चौथा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो इस भाग में हम पहले बात करेंगे अपवर्तन की और उसके बाद हम जानेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। पर ये जानने से पहले आपको लास्ट वीडियो में एक होमवर्क दिया गया था जहां पर आपको एक सवाल सॉल्व करके लाना था। तो अगर आपने वो सवाल सॉल्व कर लिया और आपका सही उत्तर आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर आपसे वो सवाल नहीं हो पाया तो चलिए देखते हैं कि उस सवाल को करना किस तरीके से है। तो सवाल था कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता थी 3 मीटर और एक बस इससे 5 मीटर की दूरी पर स्थित था। तो हमें बताना था कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी और उसका साइज क्या होगा। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें दो चीजें दी हुई हैं, एक तो वक्रता त्रिज्या और दूसरी दी हुई है बस की दूरी हमारे जो दर्पण है उससे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। वक्रता त्रिज्या 3 मीटर हो गई और बिंब की दूरी हो गई -5 मीटर, क्योंकि जो हमारा बस है वो हमारे दर्पण से बाईं तरफ पे होगा। मिरर के अंदर कोई सी भी चीज पॉजिटिव होती है, परंतु जो हमारा दर्पण है उसके बाहर कोई सी भी चीज कैसी होगी, नेगेटिव। तो इसलिए यू हमारा -5 मीटर होगा। अब हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है और हमें जानना है कि इसका आवर्धन कितना है, और हमें ये दोनों बातें नहीं पता। तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर किस तरीके से होगा। अब सबसे पहले हमें निकालना होगा फोकस दूरी, क्योंकि फोकस दूरी के बिना तो काम हो ही नहीं सकता। परंतु फोकस दूरी दी नहीं थी, पर हम ये जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी हो जाएगी 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। और अब हम इसके अंदर दर्पण का सूत्र लगा सकते हैं। तो दर्पण का सूत्र था 1/v प्लस में 1/u बराबर होता है 1/f। तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें v की वैल्यू नहीं पता तो उसको एक तरफ रखते हैं और बाकी दोनों वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे तो f की वैल्यू थी 1.5 और u की वैल्यू थी -5 मीटर। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 1/1.5 प्लस में 1/5, जिससे वैल्यू आ जाएगी 6.5 में 7.5। पर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो वैल्यू आई है ये 1/v की है। तो v का वैल्यू क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि v की वैल्यू हो जाएगी 7.50 में 6.50, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा प्लस में 1.15 मीटर। अब प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आई है तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना होगा, और पीछे बना होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, और सारी आभासी चीजें हमेशा सीधी होती हैं। तो आभासी होगा और सीधा होगा, परंतु अभी भी हम उसके साइज के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो इसलिए हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा आवर्धन। और आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन का सूत्र होता है h'/h। परंतु हमें यहाँ पर ना तो बिंब की ऊंचाई पता है और ना ही प्रतिबिंब की। तो यहाँ पर हम इसका दूसरा सूत्र इस्तेमाल करेंगे जो है -v/u। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -1.15 अपॉन में -5। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी +0.23 मीटर। तो क्योंकि ये 0.23 है यानी कि 1 से कम है, हम कह सकते हैं प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है तथा साइज में बिंब से 0.23 गुना छोटा है। चलिए ये सवाल तो हुआ खत्म। अब शुरुआत करते हैं जानते हुए अपवर्तन को। अब अपवर्तन सिर्फ उन चीजों में होता है जो पारदर्शी होती हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं पारदर्शी चीजें पारदर्शी इसलिए होती हैं क्योंकि उनसे प्रकाश की किरण दूसरी तरफ जा सकती है। परंतु प्रकाश की किरण जब इन चीजों से, जितनी भी पारदर्शी चीजें होती हैं, इनसे दूसरी तरफ जाती है तो होता क्या है कि प्रकाश की किरण उतनी तेज नहीं हो पाती जितनी तेज वो हवा में थी, और इस वजह से क्या होता है कि ये किरणें सीधी नहीं जाती बल्कि थोड़ी सी मुड़ जाती हैं। और ये जो प्रकाश की किरण का मुड़ना होता है इन चीजों की वजह से जो पारदर्शी है परंतु हवा नहीं है, इसे ही कहा जाता है अपवर्तन। अब जो प्रकाश की किरण है वो किस तरफ मुड़ेगी, चलिए ये जानते हैं। तो
हम जानते हैं कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक सघन माध्यम होता है और एक होता है विरल माध्यम। अब अगर हम उदाहरण के लिए ग्लास की बात करें तो ग्लास सघन होता है अगर हम उसे हवा से कंपेयर करें। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं जब कोई सी चीज विरल माध्यम से सघन में आती है, तो अगर कोई आपतित किरण मान लीजिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो जहां पर ये सघन माध्यम से टकराएगी वहां पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जिसे कहा जाता है अभिलंब, और यहाँ पर जो किरण होगी अपवर्तित किरण वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ऐसा होता है जब विरल माध्यम से कोई चीज सघन माध्यम में आती है। अब इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है जब कोई चीज सघन माध्यम से विरल में आएगी, तो यहाँ पर भी आपतित किरण आएगी तो सबसे पहले हम एक अभिलंब खींचेंगे। अब क्योंकि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आई है तो इस बार ये अभिलंब से दूसरी तरफ मुड़ जाएगी, और ऐसा होता है जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है। तो यहाँ पर दो बातें साफ हो जाती हैं। पहली बात, जो किरणें मुड़ती हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग माध्यम में जो हमारी प्रकाश है उसकी गति अलग अलग होती है, और ये किस तरफ मुड़ेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल में आ रही है या फिर विरल से सघन में जा रही है। चलिए अब अपवर्तन के कुछ नियम देख लेते हैं। दरअसल अपवर्तन के सिर्फ दो नियम ही हैं, और पहला नियम तो वैसा ही है जैसा हमने परावर्तन में पढ़ा था। ये है कि अपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर तो ज्यादा कुछ समझना नहीं क्योंकि ये वही है जो हमने पढ़ा था परावर्तन के केस में। दूसरा केस थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा केस जो है उसके अनुसार अगर I आपतन का कोण हो तथा R अपवर्तन का कोण हो तो साइन I अपॉन में साइन R जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, यानी कि एक फिक्स वैल्यू होती है जो नहीं बदलेगी। अब यहाँ पर ये तो पता ही नहीं कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता है, चलिए उसे जान लेते हैं। ये है हमारा आपतित किरण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहा जाता है आपतन कोण। आप देख सकते हैं यहाँ पर I से उसे दिखाया गया है। और ये है हमारी अपवर्तित किरण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है अपवर्तन का कोण। और साइन I अपॉन में साइन R अगर हम लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा फिक्स होती है, तो वो नहीं बदलेगी। अब ये जो नियम है इसके बारे में हमें एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम था स्नेल, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं स्नेल का नियम। चलिए अब जानते हैं कि अगर कोई कांच का स्लैब हो तो उससे अपवर्तन किस तरह से होगा। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसकी शुरुआत होगी हमारे आपतित किरण से। ये जहां पर कांच के स्लैब से टकराएगी वहां पर हम सबसे पहले अभिलंब खींचेंगे। अब क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण आ रही है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, इसे कहा जाएगा अपवर्तित किरण। अब यहाँ पर जब ये इसके अंदर आ जाएगी तो इसके अंदर तो ये सीधी ही जाएगी, परंतु कांच के स्लैब के एंड पर आने पर इसका फिर से अपवर्तन होगा। तो यहाँ पर हम फिर से एक अभिलंब खींचेंगे, और क्योंकि इस बार सघन से विरल माध्यम में आ रही है किरण इसलिए ये इस बार अभिलंब से दूसरी तरफ मुड़ जाएगी, और इसे कहा जाएगा निर्गत किरण। अब अगर आपतित किरण का अपवर्तन नहीं हुआ होता तो वो सीधी आती, तो ये जो दोनों किरण है, जो किरण हो सकती थी और जो किरण अभी निकली है, वो दोनों आपस में पैरेलल होती है, और इनके बीच में जो गैप होता है उसे कहा जाता है प्रसव विस्थापन। चलिए ये तो हुआ अपवर्तन एक कांच के स्लैब से। अब हम जानते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक को विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचारण की अपेक्षित चाल से संबद्ध किया जा सकता है। अब इसका इस्तेमाल हम करते हैं ये जानने के लिए कि कौन सा माध्यम विरल है और कौन सा माध्यम सघन है। इसका जो फॉर्मूला होता है या फिर सूत्र कह सकते हैं वो होता है n/1 बराबर में माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल को हम v1 और v2 से भी दिखा सकते हैं। प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल होती है निर्वात में, जो कि है 3 गुने में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में भी लगभग इतनी ही चाल होती है, इसलिए हम निर्वात और हवा को एक ही मानकर चलते हैं। तो हम किसी भी चीज के सघन और विरल होने की बात इस बात पर निकालते हैं कि वो हवा के मुकाबले उस माध्यम में लाइट कितनी तेजी से चलती है।
तो अगर एक माध्यम निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है और इसका फॉर्मूला होगा, अगर मान लीजिए वायु में प्रकाश की चाल c है और माध्यम में v है तो इसे हम कहेंगे nm, जो बराबर होगा वायु में प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम में प्रकाश की चाल, या फिर c अपॉन में v। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सभी याद नहीं करने, ये 3 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि हवा में 1.0003, बर्फ में 1.31, जल में 1.33 और लास्ट में डायमंड का ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायमंड में निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है जो कि है 2.42। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया। हमने सबसे पहले जाना कि अपवर्तन क्या होता है और उसके बाद हमने जाना कि अपवर्तनांक क्या होता है। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है अपनी एनसीईआरटी की किताब का प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन वाला अध्याय। वहां पर आपको इसी नाम से ये टॉपिक मिल जाएंगे, यानी कि अपवर्तन और अपवर्तनांक आपको पढ़कर आने हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने की। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।